जब हम देसी वंश में आते हैं तो सबसे पहला हम सुंग देखते हैं, जो पुष्यमित्र सुंग जो था इसका संस्थापक था, और उसने बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक जो था उसकी हत्या करके और यह सुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, जनरली इसके बारे में कहा जाता है यह जो था ब्राह्मण भी था। तो यह इसकी सत्ता आती है जब पुष्यमित्र सुंग की, तो इनका जो समय था 185 बीसी से लेकर के 75 बीसी तक इनका समय था, 185 टू 75 बीसी। ठीक है, 185 टू 75 बीसी। और पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईस्वी में ही बृहद्रथ की हत्या कर दी और फिर यह मगध के साम्राज्य पर उत्तराधिकार के रूप में बैठा और सुंग वंश की स्थापना की। कुछ कहानियां प्रचलित है, जैसे कहा जाता है कि जब अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसके बाद जितने भी शासक आए मौर्यों में, सभी के सभी कोई युद्ध करने के लायक नहीं रहे। मतलब वो सभी के सभी धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को पेश करते थे, मतलब बौद्ध धर्म को लेकर के। और उन सभी ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के चक्कर में क्या किया कि अपने जो भी धन दौलत थे उन सबको बेच करके, यहाँ तक कि अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने राजकोष से जो भी मूर्तियाँ थी सोने चांदी की, सबको निकलवा करके गलवा करके बौद्धों को दान कर दिया उनके संरक्षण के लिए। तो जितने भी सैनिक थे सभी के सभी बैठे बैठे मतलब एक तरीके से बैल बुद्धि हो गए, कोई काम करने के लायक नहीं, और उन सबको जो है खेती बाड़ी में लगा दिया गया। और पुष्यमित्र सुंग जो है इसका कहना था कि नहीं, आप एक राजा हैं, आप अगर नहीं युद्ध करेंगे तो दूसरे जो हैं हमें जीत लेंगे, हमारी सत्ता चली जाएगी अगर वगैरह। बृहद्रथ नहीं माना, इसने हत्या कर दी उसकी, और इसकी हत्या करके और सुंग वंश की स्थापना कर दी। सुंग वंश की स्थापना, और सुंग जो थे इनके बारे में कहा जाता है ये ब्राह्मण थे, ये वैदिक के धर्म को ज़्यादा प्रश्रय देने लगे। हालांकि जब उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मौर्य के समय में बौद्धों को ज़्यादा प्रश्रय दिया गया, आश्रय दिया गया, तो इसने क्या किया कि कुछ जो है स्तूपों को उसका पुनर्निर्माण भी करवाया, पत्थरों से ढकवाने का काम जो है पुष्यमित्र सुंग ने कुछ स्तूपों के ऊपर करवाया था। उसके बाद जो है मनु स्मृति एवं महाभाष्य की रचना जो हुई थी इसी समय में हुई थी। मनु स्मृति तथा महाभाष्य, इन दोनों की रचना जो है सुंग वंश के समय में ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद कालिदास की रचना एक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, यह जो किताब है इसमें दो नाम आते हैं, पहला मालविका, दूसरा अग्निमित्रम। मालविका जो थी इसके बारे में कहा जाता है यह नौकरानी या आई थिंक गणिका थी, जबकि अग्निमित्र जो था यह पुष्यमित्र सुंग के वंश का था। ठीक है, यानी यह एक राजा था या राजकुमार, और इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी है मालविका अग्निमित्रम, जिसकी रचना कालिदास ने की है। जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जब नवरत्न वगैरह, तो उसमें हम कालिदास को अच्छे से देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी किताबों की रचना की है। इस वंश का, सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह था देवभूति। ठीक है, उसके बाद सुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, देवभूति की हत्या कर दी जाती है कण्व वंश के शासक के द्वारा, और फिर कण्व वंश जो है सत्तारूढ़ होता है मगध की गद्दी पर। ठीक है, कण्व वंश यानी देवभूति की हत्या, और देवभूति की हत्या वासुदेव, कण्व वंश इसके संस्थापक हैं वासुदेव, देवभूति की हत्या, और देवभूति जो थे वह सुंग वंश के थे अंतिम शासक, और इन्हीं की हत्या करके यह वासुदेव जो है कण्व वंश की स्थापना करता है। तो जनरली अगर हम कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश में सबसे पहला तो यही कि वासुदेव जिसने देवभूति की हत्या की, और सबसे अंतिम सुशर्मन जो इसका सबसे अंतिम शासक था।
बस यही 2 सवाल पूछे जाते हैं। कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव। और सबसे अंतिम शासक तो सुशर्मन। इसके बाद है चेदी वंश। तो हम चेदी वंश को देखें या फिर महामेघवाहन वंश। तो जनरली चेदी वंश या महामेघवाहन वंश, इसका जो क्षेत्र था उड़ीसा, चेदी वंश उड़ीसा जो है इसका प्रमुख रूप से क्षेत्र था। खारवेल इसी वंश का शासक था जिसने एक हाथी गुम्फा नामक अभिलेख की रचना करवाई थी, खारवेल। और खारवेल के बारे में जानकारी जो है हाथी गुम्फा नामक ही अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना खुद खारवेल के द्वारा ही करवाई गई थी। इसमें इसके जीवन का पूरा वर्णन किया गया है, कैसे यह शासक बना, कैसे कैसे इसने कब कब क्या क्या कार्य किया। उसी में लिखा हुआ है कि मगध के जो है पानी इसके घोड़े ने पिया था। काफ़ी सारे उसमें वर्णन लिखे गए हैं। उसके बाद खारवेल ने जो है तानुसली या तुनुसुली नहर जो है इसका निर्माण करवाया था। कुछ जगहों पर लिखा जाता है कि निर्माण करवाया था, कुछ जगहों पर कहा जाता है कि इसने मरम्मत करवाई थी। तो खारवेल, हाथी गुम्फा नामक अभिलेख। और जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य अगर है तो हाथी गुम्फा। इसमें लिखा गया है कि जिन सिंह की मूर्ति जो है खारवेल आया और मगध से उठा करके ले गया। तो जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख। अब देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण मौर्योत्तर काल में एक है सातवाहन। जनरली हम सातवाहनों को अगर देखते हैं तो सबसे पहला चीज कि इसके संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। इस वंश का था संस्थापक सिमुक। ठीक है, इसकी राजधानी जो थी यह थी प्रतिष्ठान। सिमुक ने अंतिम काल में शासक सुशर्मा की हत्या की थी। ठीक है, सुशर्मा की हत्या, सिमुक ने अंतिम कण्व शासक सुशर्मन या फिर सुशर्मा की हत्या करके, और यह जो है राजा बना। और इसकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान। बाद में यह जो है आंध्र प्रदेश ये सब क्षेत्रों में फैलते हैं और आंध्र सातवाहन इन सबको कहा गया। इसमें सातकर्णी नामक जो शासक था वो जो सबसे पहले महत्वपूर्ण शासक था, सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी। उसने दक्षिणाधिपति या फिर अप्रतिहत, ठीक है, अप्रतिहत चक्र, दक्षिणाधिपति या फिर अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र नामक उपाधि धारण की थी। किसने? सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम ने। दक्षिणाधिपति या अप्रतिहत चक्र। उसके बाद जो है इसके बारे में जानकारी नागनिका के नानाघाट गुहा अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, या नागनिका का नानाघाट अभिलेख जो भी कहें वहां से प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि अनुदान में देना शुरू किया। और अभिलेखीय साक्ष्य भूमि अनुदान का जो मिलता है सो सातवाहनों के समय ही मिलता है। किनको? तो ब्राह्मण तथा बौद्ध है। जनरली कहा जाता है कि ये लोग भी जो थे ब्राह्मण ही थे। ठीक है, तो ब्राह्मण तथा बौद्धों को इसने भूमि अनुदान में देना शुरू कर दिया। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण शासक आता है हाल। हाल वो शासक था जिसने गाथा सप्तशती की रचना की थी। गाथा सप्तशती की रचना। और हाल के ही दरबार में दो विद्वान थे। दो विद्वान कौन कौन थे? तो गुणाढ़ तथा कांत्रंत, गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन, सॉरी। तो गुणाढ़ जो है इस गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन। तो गुणाढ़ जो थे इनकी जो रचयिता है या इनका जो किताब है वो है बृहत कथा, जबकि
सर्ववर्मन की जो किताब है वो कांतंत्र, कातंत्र या फिर कांतंत्र, ये दो किताबें हैं। यानी इसने दो विद्वानों को संरक्षण दी थी, गुणाढ़ और सर्ववर्मन या फिर सर्ववर्मा जो भी कहें। इसके बाद इसमें एक प्रमुख शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी ये सब जो नाम आ रहा है, तो गौतमी जो है उनकी माँ का नाम था और पुत्र यानी माँ का पुत्र, गौतमी का पुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी तो जनरली अगर हम इनका समय देखें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का समय 106 से 103 ईस्वी, 106 से 130 ईस्वी, सॉरी 130 ईस्वी गौतमीपुत्र सातकर्णी। पुराणों के अनुसार जो है यह 23वां शासक था। सातवाहनों में यह 23वां शासक था पुराण के अनुसार। उसके बाद जो है इसने शक शासक नहपान को जो है हराया और उसके सिक्कों को जो पुनर्मुद्रित करवाया। और इसके बारे में जो है अभिलेख मिलती है गौतमीपुत्र बलश्री के नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से इसके बारे में चर्चा मिलती है, उसमें काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके भी इनके बारे में लिखा गया है। तो जनरली यह सवाल पूछा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, अभिलेखीय साक्ष्य, तो गौतमीपुत्र बलश्री के नासिक अभिलेख से। उसके बाद जो है इसने नासिक जिले में वेकनाटक, ठीक है, या फिर वेनाकटक, ये दो नाम आते हैं, वेनाकटक नामक स्थान को बसाया था, ठीक है, यह नगर। फिर इसके बाद जो शासक आता है महत्वपूर्ण वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठि उनके माँ का नाम और पुलुमावी खुद शासक। तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ठीक है, तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को जब हम देखते हैं तो यह जो थे 130 से लेकर के 159 ईस्वी तक इनका शासन था। 130 से लेकर के पूरे 159 ईस्वी तक ये जो है शासित रहते हैं या फिर सत्ता को संभालते हैं, कुल 29 वर्ष तकरीबन। और एकमात्र शासक जिसके बारे में अमरावती अभिलेख से जानकारी मिलती है, तथा साथ ही साथ इसे रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था। रुद्रदामन यह शक शासक था और इसने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया था, यानी इन दोनों में युद्ध हुई थी, 2 बार यह पराजित हुए वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। किससे? तो रुद्रदामन जो शक शासक था। और इसके बाद एक शासक आता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री इनकी माँ का नाम, सातकर्णी खुद शासक। इसने शकों को पराजित किया और इनका जो समय काल था 174 से लेकर 203 ईस्वी के बीच में जो छूट रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण शासक रहे नहीं उस तरीके से जिनसे सवाल भी नहीं पूछे जाते, तो उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं। तो इनका जो समय था 174 से लेकर 203 ईस्वी। यज्ञश्री सातकर्णी, और इसने शकों को पराजित किया। किसने? तो यज्ञश्री सातकर्णी ने। और इनके अभिलेख जो हैं गुंटूर, नासिक एवं कान्हेरी से मिलते हैं। अब हम देखते हैं सातवाहनों की कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो सवाल पूछे जाते हैं अधिकतर। तो संस्कृत भाषा का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था उस समय, लेकिन फिर भी इनकी जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत। उसके अलावे इनका जो साम्राज्य था वह जनपद, आहार तथा ग्रामीण में विभक्त था। आहार जो था इसका देख रेख अमात्य किया करते थे। प्राकृत राजकीय भाषा, ठीक है, प्राकृत जो है इस समय की राजकीय भाषा।
इस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के, ये सब सिक्के चलवाए थे। इसके अलावा तांबा है, रजत है और सोना के साम्राज्यिक सिक्के हैं। तो साम्राज्यिक सिक्के एक होता है क्या कि मतलब कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए चलाए जाए। जैसे आज भी भारत सरकार जो है अभी कुछ समय आई थिंक 2 या 3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि 125वीं जयंती जो प्रभु श्रीपाद ऐसे ही कुछ हैं जो इस्कॉन मंदिर के संस्थापक थे। प्रभु श्री मतलब उनका नाम थोड़ा अलग है। तो उनके 150वीं जयंती पर जो है उस सिक्के को लॉन्च किया जा रहा है। वो साम्राज्यिक सिक्के हुए, या कुछ स्पेशल चीज़ों पर 100 रुपये के सिक्के, 50 रुपये के सिक्के जो ये जारी किए जाते हैं वो साम्राज्यिक सिक्के होते हैं। तो इस तरीके से इनके स्वर्ण के साम्राज्यिक सिक्के थे। ठीक है। उसके बाद जो है मातृशतात्मक का इस समय जो है एविडेंस मिलता है, पर मातृशतात्मक लेकिन नाम के लिए सिर्फ और सिर्फ, यानी शासकों के नाम के आगे माँ का नाम लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मातृशतात्मक पूरी रूप से व्यवस्था थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, माँ के हाथ में शासन नहीं था। हालांकि लड़कियों को अपने धन दौलत का अधिकार था। इस समय जो है सुपारा तथा कल्याण, यह बिजनेस को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह था, सुपारा तथा कल्याण। इसके बाद हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश, इसके जो संस्थापक थे श्री शांतामूलक। श्री शांतामूलक या फिर श्री शांता मूल भी कुछ जगहों पर नाम आता है। इसके संस्थापक थे किसके? तो इक्ष्वाकु वंश के। इसके अलावा इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वीर पुरुष दत्त। वीर पुरुष दत्त, इसने नागार्जुनी कोंडा में स्तूप का निर्माण करवाया। नागार्जुनी कोंडा में स्तूप का निर्माण करवाया। यह वंश जो था जनरली गुंटूर और कृष्णा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर शासन करता था, लेकिन यह सातवाहनों के सामंत के रूप में थे, यानी सातवाहनों के अधीन। ये इक्ष्वाकु वंश। अब वकाटक, वकाटक जो है इनका जनरली क्षेत्र महाराष्ट्र और विदर्भ है। महाराष्ट्र तथा विदर्भ जो है जनरली इनका क्षेत्र। और इस वंश का जो संस्थापक था वो था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति वकाटक वंश का संस्थापक। इसका उत्तराधिकारी जो था वह था परवरसेन, और परवरसेन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। परवरसेन द्वितीय वह शासक है जिसने सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की। सेतुबंध नामक पुस्तक की रचनाकार प्रवरसन द्वितीय या प्रवरसन सेकंड। जनरली यह सवाल पूछा जाता है, अगर किताब के बारे में पूछा जाता है तो सेतुबंध की रचनाकार कौन है, तो प्रवरसन द्वितीय। इसके बाद एक है, अब हम कुछ जो है चीज़ों को देखते हैं। तो मौर्योत्तरकालीन सामाजिक स्थिति, समाज, धर्म और आर्थिक स्थिति इस समय की क्या क्या थी।
हम ये तीनों चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले समाज, तो समाज जो है इस समय काफ़ी सारी विदेशी जातियां जो हैं भारत में प्रवेश कर गई, बहुत ज़्यादा। और भारत में प्रवेश करने के कारण इन लोगों ने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन ब्राह्मण सिद्धांत आने के बाद जो है वैदिक धर्म जो है काफ़ी हद तक मतलब नॉर्मल कर दिया गया था। तो इस वजह से है, ब्राह्मणों की वजह से ये लोग ब्राह्मण धर्म या फिर हिंदू धर्म की ओर भी ब्राह्मणों की तरफ जो है अग्रसर हुए और हिंदू धर्म को भी अपनाया। ठीक है, दूसरी चीज़ यानी वैदिक धर्म ने भी अपने आप में शामिल किया इन्हें। योद्धा वर्ग का जो है उत्थान हुआ, क्योंकि हम जनरली देख रहे हैं इस समय का जो भी है उसमें युद्ध काफ़ी होते हैं। उसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद भी आगे जब हम बढ़ेंगे तो गुप्त काल में, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल, तो इन सब में युद्धों की चर्चा बहुत ज़्यादा है। तो योद्धा वर्ग का जो है जनरली उत्थान होता है, वो काफ़ी ऊपर तक बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा योद्धा वर्ग उभरे। उसके बाद हम देखते हैं धर्म की स्थिति क्या थी। तो धार्मिक स्थिति में जो है वैदिक धर्म का उत्थान हुआ, नए नए लोगों को शामिल करना। ठीक है, उसके बाद इसमें यज्ञों की जगह अब मूर्ति पूजा होने लगी, यानी यज्ञ में जो है कमी आ गई, जबकि मूर्ति पूजन में बढ़ोतरी आ गई। उसके बाद इंडो ग्रीक शक शासक, कुषाण शासक, इनके आने की वजह से जो कला का परिचालन हुआ, आदान प्रदान हुआ, इस वजह से मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बनने लगी। और मूर्तियाँ बनने का ही कारण था कि मूर्ति पूजन प्रारंभ हो गया ज़्यादा, और यज्ञ जो है धीरे धीरे कम होते चले गए। ठीक है, तो मूर्ति पूजन। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है यह काफ़ी अधिक प्रचलित हुआ, महायान बौद्ध। और यही कारण है कि इस समय जो है काफ़ी मूर्तियाँ भी बनने लगी। महायान शाखा में मूर्तियों की भी जो पूजा की जाती है। बौद्ध तथा जैन में भी, यानी जनरली हम कहें बौद्ध, जैन, वैदिक धर्म में मूर्ति पूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, प्लस में, यहाँ माइनस में जो है यह कमी आ गई। अब हम देखते हैं आर्थिक में। तो आर्थिक में क्या है कि व्यापार वाणिज्य जो है यह समय काफ़ी संगठित हो गया। व्यापार तथा वाणिज्य का जो क्षेत्र है वह काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा और संगठित हो गया, मतलब एक सही सिस्टमेटिक वे में। दूसरा, विदेशों से व्यापार बढ़ा। विदेशों से व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। उसके अलावे जो है भूदान की प्रथा प्रचलित होती है, और रोम से अधिकतर व्यापार विदेशों, रोम से व्यापार, भूदान का प्रचलन। तो जनरली ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल कंप्लीट हुआ आज हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे और एक एक करके फिर हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे।